हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं 16 मई 2025 के करंट अफेयर। अब से जो करंट अफेयर स्टार्ट होंगे दोस्तों, ये आपके आरओ एआरओ और एनटीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जान लीजिए जो एग्जाम होते हैं उससे 1 महीने या 2 महीने पहले तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो अभी आप रेगुलर रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इसमें क्या है कि सिर्फ करंट अफेयर नहीं है दोस्तों, स्टैटिक पोर्शन भी होगा, जो कि मतलब छोटे छोटे मतलब 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र क्या है दोस्तों? भार्गवस्त्र एक तरह से माइक्रो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। जैसे कि मान लो किसी दुश्मन ने छोटे छोटे ड्रोन से अटैक कर दिया, मतलब जो ग्रुप में हो, जो 3 से 10 या 1000 के ग्रुप में हो, तो उनको खत्म करने के लिए अभी इंडिया ने अपना पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम बना लिया है, जो कि इन स्वार्म ड्रोन्स, इनको स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। स्वार्म का एक फुल फॉर्म होता है दोस्तों, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ कॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स। इसका काम यही होता है, ये ग्रुप में काम करते हैं, मतलब ऑपरेट मतलब एक साथ होते हैं, मतलब जैसे 3 से लेकर 1000 तक के ग्रुप में इनको एक साथ ऑपरेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका ये जरूरी नहीं कि ये अटैक करने के लिए यूज़ हो, इनका यूज़ हो सकता है कि मतलब मान लीजिए किसी जंगल में आग लगी तो आग बुझाने के लिए हो गया है ना, इसी तरह की चीज़ों में काम आते हैं। ठीक है, और ये भार्गवस्त्र हमारा जो है ये कहाँ तक टारगेट कर सकता है। ये देखिए, इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये 6 किलोमीटर की तक पहले देख लेगा कि कुछ आ रहा है ना, और जैसे ये कंफर्म हो जाएगा कि दुश्मन का है तो 2.5 किलोमीटर की रेंज में ये इसको उड़ा देगा। ठीक है ना, अब बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। डेवलप्ड बाई इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, और ये 64 माइक्रो मिसाइल्स एक साथ दाग सकता है, मतलब इससे ज़्यादा भी। ठीक है, फिर सेकंड करंट अफेयर हमारा ही न्यूज़ में है, क्योंकि हमारे अभी हाल फिलहाल में सीजीआई चेंज हुए हैं ना। बीआर गवई जी हमारे 52nd सीजीआई बने हैं, और ये इंडिया की, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंडिया के पहले बुद्धिस्ट सीजीआई, मतलब बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं, है ना। इनका कार्यकाल भी ध्यान रखिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट रैंक होती है, आप जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। इंडियन जुडिशरी सिस्टम में सबसे हाईएस्ट रैंक अगर किसी की होती है तो वो है सीजीआई। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए आर्टिकल 124(2) क्या कहता है। ये कहता है कि मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकें, जिसमें जज में सीजीआई भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, वो जैसे जज साहब सबके सब जज मतलब होते हैं अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ये भी अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कोई प्रोसेस होगा मतलब सीजीआई के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि जो सीनियर मोस्ट होता है ना, सीनियर मोस्ट जज होता है, उसी को मतलब चूज़ कर लिया। अब ये भी रूल नहीं है दोस्तों कि सीनियर मोस्ट को ही चूज़ करना है। ये एक्चुअली क्या है, जो मतलब रिटायर होते हैं सीजीआई, वो अपना नाम रिकमेंड करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीनियरिटी भी मोस्टली कर देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सीनियरिटी पे ही करें, वो किसी का भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं। और रिकमेंड करने के बाद जो नाम वो रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं लॉ मिनिस्टर से, और फिर लॉ मिनिस्टर यही नाम को रिकमेंड कर देते हैं पीएम को हमारे, और पीएम जी यही नाम को मतलब किसको रिकमेंड कर देते हैं, प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, और सीनियरिटी क्या समझे दोस्तों आप लोग, सीनियरिटी एज के वाइज नहीं होता है, सीनियरिटी होता है कि कंटिन्यूस सर्विस कितनी दी है उन्होंने, मतलब लॉ फील्ड में। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों अपॉइंटेड। ठीक है, और फिर आ जाता है आर्टिकल 124(3), ये क्वालिफिकेशन हो बताता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक जज बनने के लिए। जान लीजिए दोस्तों, सीजीआई के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, सारा चीज़ जो मतलब बनाया जाए, मतलब बताया गया है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जज के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। ये सीजीआई जो बनते हैं वो रिकमेंडेशन से होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई प्रोसेस ऑफ फॉर सेलेक्टिंग सीजीआई। ठीक है, होते तो हेड ही हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो इंडियन सिटीजन तो ये तो मस्ट है, तो आपको पता ही है। इसमें 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब 2 चीज़ें जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है, और एक मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन से है। पहला क्या है कि अगर वो किसी हाई कोर्ट में कंटिन्यूस 5 साल तक सर्विस दी हो उन्होंने एज ए जज, या फिर एज ए एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में हो जिसमें मतलब उन्होंने 10 साल से ज़्यादा अनुभव हो उनको, है ना, या उसके बराबर, और या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन मतलब उनके मतलब दिमाग में कोई ऐसा इंसान हो जो कि काफ़ी मतलब इस फील्ड में ज्ञान रखता हो, तो उसको भी कर सकते हैं। पर ये मोस्टली रेयर है, इनको नहीं रखा जाता, वही रिकमेंडेशन से ही आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ सीजीआई। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो दोस्तों ये जो होते हैं, अगर कोई प्रोफाइल मतलब क्विज पकड़ते हैं तो समझ लीजिए वो हाई प्रोफाइल केस ही हो गए, जितने भी बड़े बड़े केस हो गए हैं ना। उसके बाद सेंट्रल फिगर इन कोलेजियन सिस्टम। अब जैसे कि मतलब जो भी मतलब नाम रिकमेंड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो सारे के सारे इसी कोलेजियन सिस्टम में ही होता है। और इस कोलेजियन सिस्टम में कितने लोग हैं, एक सीजीआई है और बाकी 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 127 एक पावर देती है सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि वो एक एडहोक जज को अपॉइंट कर सकें। अब ये एडहोक जज क्या होता है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजों मतलब जो क्वेरम होता है इतना होना चाहिए, अगर उस क्वेरम को पूरा नहीं कर रहे हैं तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को वो एज ए एडहोक जज बना सकते हैं, है ना, और क्वेरम में शामिल कर सकते हैं। पर ये उनकी मर्जी से नहीं चलेगा, ये प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आर्टिकल 130, ये भी पावर पे ही है ना। इनकी ये पावर ये दी गई है कि मान लीजिए जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, अगर ये चाहें कि दिल्ली के अलावा कहीं और चाहे मतलब सुप्रीम कोर्ट हो तो वो हो सकता है। ठीक है, पर इसमें भी इनको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए। अगर कहीं पूछ ले मतलब क्या सीजीआई के पास पावर है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सके, तो हाँ बिल्कुल है, पर इसमें उनको प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद आया था आर्टिकल 124(4). ठीक है, ये है रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल इम्पीचमेंट के थ्रू होता है ना। इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए बोथ हाउसेस में। ठीक है, मतलब ये इनिशिएट किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक, जो टोटल मेंबरशिप होती है उसकी तो मेजोरिटी चाहिए। उसके बाद जो
मेंबर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, उनकी 2/3 वोटिंग भी चाहिए होती है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टर्की प्लेसेस इन न्यूज़ में। टर्की को क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में टर्की के ड्रोन्स को पाकिस्तान ने यूज़ किया था इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मोस्टली जो इंडियंस हैं वो इसको बाइकआउट कर रहे हैं घूमने के लिए, मतलब बहुत खर्चा करते थे इंडियन वहाँ पे, उसकी इकोनॉमी को बहुत फायदा होता था, बहुत गलत किया था इसने, है ना। तो इसीलिए लोग क्या है इसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब मेक माई ट्रिप भी बोल रहा है कि 250% से ज़्यादा मतलब जो मतलब जिन्होंने भी मतलब किया था मतलब जाने के लिए वहाँ पे टिकट, वो उन सब ने कैंसिल कर लिया, होटल बुकिंग घूमने का सब चीज़ कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं आज टर्की के बारे में। हम लोग खोल लेते हैं मैप दोस्तों, आप भी मैप खोल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने मैप खोल लिया ना। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यही टर्की है दोस्तों, है ना। इस टर्की मतलब इसके दो पार्ट है, जैसे कि ये मतलब इसको बोला जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंट्री जो कि दो मतलब दो कॉन्टिनेंट में आ रही हो। तो अगर आप देखेंगे इसका इस्तांबुल जो कि मतलब इसका सबसे बड़ा सिटी है, वो है यूरोप में, और बाकी वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन पे ये पड़ा हुआ है टर्की का ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे, है ना। अब इसको आप देखिए कि मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, उसके अलावा इस किस चीज़ का पार्ट है ये अगर आप देखेंगे तो एक पेनिनसुला का पार्ट है, जिस पेनिनसुला का नाम है एनाटोलिया, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब इसको काफ़ी समुद्र घेरे हुए हैं, है ना। अगर आप इसके नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ब्लैक सी मिल जाएगा, है ना। और अगर आप इसके साउथ में जाएंगे तो आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा, ये वाला, है ना। और इसके अलावा अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों ना, यही है एगन सी। यहाँ पे सी ऑफ मरमरा भी है, ठीक है, जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। सी ऑफ मरमरा जो है एगन से कनेक्ट होती है, और एगन से मेडिटेरियन, मतलब ब्लैक सी से मेडिटेरियन जाने का रास्ता जो है यहीं से आता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों रुकिए, ये वाला पोर्शन आपको दिखा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखिए ये टर्की वाला, इतना इस्तांबुल यहाँ पे यूरोप में आ जाता है। ये देखिए सी ऑफ मरमरा है, ये एगन सी है, ये ब्लैक सी है, ये बॉस्फोरस स्टेट है। ये वाला जो स्टेट है ना दोस्तों, ये बॉस्फोरस स्टेट है, ठीक है। और इसके अलावा एक इधर में आता है दोस्तों, ये है आपका डार्डेनियल्स स्टेट। मतलब बॉस्फोरस जो करता है क्या, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ेगा, और उसके बाद डार्डेनियल्स क्या करेगा, इसी सी ऑफ मरमरा को एगन सी से जोड़ देगा, और यही एगन सी आपको मेडिटेरियन सी से जोड़ देगा, ठीक है। अब उसके अलावा आप थोड़ा सा कंट्री देखना चाहेंगे तो चलिए कंट्री वेस्ट में तो आप देख लीजिए, इधर बल्गेरिया है और ये ग्रीस हो गया, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में हम लोग को देखना पड़ेगा एशिया वाले मैप में, है ना। ये देखिए दोस्तों, अगर ये इसके ईस्ट में जाएंगे आप तो ईस्ट में आपको मिल जाएगा अर्मीनिया है, ये अर्मीनिया है, और ये अजरबैजान है ना। और उसके बाद एक ईरान भी यहाँ से ऐसे हल्का सा के टच करता है, ईरान हो गया, अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान, ठीक है। ये इसके आ जाएंगे ईस्ट में। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये नॉर्थ, और उसके बाद ऐसे ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जॉर्जिया, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सीरिया, ठीक। और उसके बाद अगर आप जाएंगे साउथ के अलावा साउथ ईस्ट में, तो ये साउथ फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इराक, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वही सब है। ये वाटरवेज में बॉस्फोरस स्टेट हो गया, जो कि मतलब ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ेगा, डार्डेनियल्स स्टेट जो है एगन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ेगा, ठीक है। मतलब ये मोस्टली ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी का रास्ता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा टर्की जो है, हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, टर्की ने अपना नाम तुर्की कर दिया है। क्यों किया है उसने, इसलिए कर दिया क्योंकि दोस्तों जब भी लोग मतलब नेट पे सर्च करते थे टर्की ना, तो एक मुर्गे का फोटो आ जाता था, है ना। इसकी कैपिटल अंकारा है दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल में है, जो कि यूरोप में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ करंट अफेयर, DRR धान 100, जिसका नाम है कमला, और पूसा DST राइस 1। अब ये क्यों मतलब न्यूज़ में है, दोनों की दोनों जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। जीनोम एडिटेड मतलब इनमें कुछ अलग से फॉरेन DNA या जीन नहीं डाला गया, इन्हीं में मतलब इनको कुछ एडिटिंग करके मतलब सामने लाया गया, ठीक है। यही है दोस्तों, है ना। और ये आप जान लीजिए इंडिया पहला कंट्री है जिसने ऐसा कुछ किया है, पर ऐसा नहीं कि ये कोई और नहीं किया है, लोग बहुत सारी कंट्री ने किया, पर राइस के लिए अगर देखोगे तो इंडिया ने पहली बार इस टेक्निक को यूज़ करके जीनोम एडिटिंग की है राइस की वैराइटीज़ में, ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज हुई है, SDN1 SDN2 साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ये दो ऐसी हैं जिसमें मतलब एडिटिंग की जाती है दोस्तों। और बाकी SDN3 जो है उसमें मतलब मॉडिफिकेशन किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब अलग से कोई DNA या फिर जीन उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब उसी में अलग से इसमें एडिटिंग करके बनाया जाता है। SDN1 और SDN2 दोनों टेक्निक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं DRR धान 100, इसका नाम कमला है दोस्तों। और इसमें कुछ खास बात क्या है कि ये मैच्योरिटी इसकी जो पहले होती थी उससे 20 दिन पहले हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सूखा उखा में भी मतलब टॉलरेंट है, मतलब कम पानी से भी, है ना। उसके बाद ये हाई न्यूट्रिजन यूज एफिशिएंसी, मतलब जितनी भी होगी न्यूट्रिजन ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये इसके पेरेंट क्रॉप कौन सा है, तो सांबा मसूरी, इससे बनाया गया। पर वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों ये सारी चीज़ें, बस इतना जान लीजिए, आपके मतलब दिमाग में रह जाएगा ना। बस इतना जान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने जो मतलब जीन एडिटिंग की है, जीनोम एडिटिंग की है, वो दोनों किसकी किस्म थी, तो आप बताओगे राइस की है, मतलब पहली कंट्री भी बनी ना इस चीज़ में।
उसके बाद आ जाता है पूसा DST राइस वन। अब ये भी टॉलरेंट है सैलिनिटी से, है ना, इनलैंड हो या कोस्टल हो या अल्कलिनिटी जो भी हो, ठीक है। ड्राइव फ्रॉम MTU 1010, इतना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लीजिए पूसा DST राइस वन और DRR धान 100 किसकी किस्म है, तो मतलब ये राइस की किस्म है जो कि इंडिया ने जीनोम एडिटिंग से बनाई है और पहली कंट्री बनी है, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है हमारा कम्युनिटी को लेकर, डोंगरिया कौंद कम्युनिटी। मतलब ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि सेंटर ने मतलब उड़ीसा से इनके बारे में पूछताछ की है कि मतलब इनकी क्या स्थिति है ना, अभी वहाँ पे, है ना। तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये एक PVTG है, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ले लो या फिर काम काज या फिर मतलब पैसे के मतलब किसी भी इकोनॉमिकली देख लो तो सब वीक हैं ये काफ़ी, है ना। ये जो PVTGs होते हैं अभी कहाँ पाए जाते हैं, ये नियामगिरी हिल्स उड़ीसा में जो है उसी के आसपास पाए जाते हैं। ये नियाम गॉड का नाम है इनके, ठीक है, उन्हीं को पूछते हैं, इसलिए पहाड़ों को भी पूछते हैं। और डोंगरिया में डोंगर वर्ड जो है उसका मतलब हिल ही होता है। इनकी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो कुई है और कुवी है, और ये उड़िया लैंग्वेज से काफ़ी अलग है, ठीक है। ये लोग पॉलीस्थेटिक हैं। पॉलीस्थेटिक मतलब एक से ज़्यादा भगवानों की पूजा करते हैं ये लोग। अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे तो वुमेन जो होती है नाक में 3 रिंग पहनती है, मतलब 1 2 3, और जो लड़के होते हैं वो नाक में 2 रिंग पहनते हैं, बीच वाला नहीं पहनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा PVTG के बारे में जान लीजिए, कितने हैं इंडिया में, टोटल 75 है, सबसे ज़्यादा इसी उड़ीसा में है 13 ग्रुप, ठीक है। और उसके अलावा ध्यान लीजिए ये लोग मतलब इनके यहाँ पे मतलब कोई लीडरशिप नहीं होती वैसी, बस ये है कि एक बेजू होता है जो कि मतलब मेल प्राइस्ड जो होता है ना, और जो बेजूनी होती है वो कौन होती है, वो फीमेल प्राइस्ड होती है, बस इतना जान लीजिए पूजा पाठ कराने वाले। उसके बाद इनकी जो कल्टिवेशन होती है पूर्व कल्टिवेशन, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन का एक फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आया था दोस्तों भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है ना, आदमी और जानवर का मतलब एक इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर मतलब मालूम है तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मतलब जिसमें मतलब 4 आदमियों को मतलब एक भालू ने घायल कर दिया। बस यही एक न्यूज़ है। और थोड़ा सा आप जान लीजिए भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ, बस इतना जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा बस ये है कि याद रह जाए तो बस ध्यान रखिए। इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिवर चलती हैं, इसमें एक नाम है फेन, एक का नाम है सनकारी रिवर, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम जो पड़ा है भोरम दियो टेम्पल के नाम पर पड़ा है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसकी जो नक्श मतलब जिस स्टाइल से बना है, ये खजुराहो वाली जो टेम्पल है उसी के हिसाब से बना है, जैसे उसी के जैसे, और इसीलिए इसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पार्ट ऑफ मैकाल रेंज जो सतपुरा हिल्स है उसी के पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद 7th करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों लैंडमार्क डिसीजन ऑफ शिपिंग एमिशन। मतलब ये है कि जो भी शिप मतलब एमिशन मतलब ये समझ ग्रीन हाउस गैस हो गया या फिर मतलब प्रदूषण हो गया या फिर इन्वायरमेंट को किसी तरह भी प्रदूषित करेंगे ना, CO2 एमिशन जो होगा इस पर मतलब टैक्स लगेगा इनके ऊपर, ठीक है। ये कहाँ डिसीजन लिया गया, 83rd सेशन में लिया गया, किसके, मैरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी MEPC 83। अब किसके अंडर में लिया गया है, IMO का। अब बस इतना जान लीजिए कि अब ये लैंडमार्क डिसीजन तो हो गया कि हाँ एमिशन पे लगेगा टैक्स, जो भी CO2 ज़्यादा इमिट करे उसको उस हिसाब से एक लिमिट रहेगी कि इतना इमिट करना, अगर उससे ज़्यादा लिमिट करेंगे वो इमिशन होगा तो उस पर टैक्स लगेगा, यही रूल है। अभी पूरा बाद में आएगा तो बताया जाएगा ना। अब इसमें बस जान लीजिए IMO क्या है, स्टैटिक पोर्शन। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये जान लीजिए दोस्तों, ये रूल तो बनाता है, लॉ तो बनाता है, पर ये इन्फोर्स नहीं करा पाता है, मतलब कराता नहीं है, मतलब जबरदस्ती या फिर मतलब लागू नहीं कराता, ठीक है। अगर कोई लागू करता है तो उसके डोमेस्टिक मतलब लॉ में आ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द, हाँ ठीक है, UN का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जो कि बोलता है कि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेज, इसको डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। मतलब समुद्र से लेके मैरीन लाइफ से लेके जो भी मतलब सेफ्टी हो गई या फिर इकोनॉमिकल हो गया या फिर नेचुरल हो गया, जो भी चीज़ें हैं सारे डिसीजन IMO के पास ही होते हैं, यही लेता है, ठीक है। ये रेगुलेशंस भी बनाता है पर उनको इन्फोर्स नहीं कराता, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था ये, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था इंडिया एज ए इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMCO। और 1959 में ये बन गई UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। और 1982 में इसका नाम बदल के रख दिया गया IMO। इसमें अभी टोटल कितने मेंबर है, 174। और इसको मतलब फाइनेंस कैसे होता है, यही लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका है लंदन, ठीक है। उसके बाद एक और है जो IMO का ही पार्ट है, ठीक है, 8th करंट अफेयर, मार्पोल कन्वेंशन। मार्पोल कन्वेंशन मतलब कुछ एक ट्रीटी टाइप की होती है कन्वेंशन, मतलब जो कि मतलब कंट्रीज आपस में समझ के साइन करते हैं, ठीक है। तो आप जान लीजिए मार्पोल कन्वेंशन है क्या, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। मतलब जो शिप से मतलब गंदगी निकलती है उससे बचाने के लिए कन्वेंशन लाया गया है, ठीक है। एडॉप्ट हुआ था 1973 में IMO के तहत, ठीक है। इसमें क्या है, मेन बात जान लीजिए 6 तरह के एनेक्सर ये कहता है कि मतलब किस तरह से मतलब प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। जो भी इसने अलग अलग डिफाइन किया, जो जहाज मतलब ऑयल पॉल्यूशन करते हैं वो अलग हैं, ठीक है। जो नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस को मतलब पानी में डालते हैं वो अलग हैं, जैसे केमिकल टैंकर हो गया। उसके बाद जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पैक्ड फॉर्म में होता है, जैसे मान लीजिए कोई डेंजरस चीज़ है ना वो है। उसके बाद एक सीवेज डिस्चार्ज अगर शिप करते हैं तो वो अलग हैं। उसके बाद गार्बेज डिस्पोजल एट सी होते हैं तो वो अलग है। और लास्ट जो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम इस एनेक्सर 6 ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे सल्फर ऑक्साइड या ये इसका इमिशन करे, ठीक है। इंडिया ध्यान लीजिएगा इसका सिग्नेटरी है मार्पोल का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9th करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों रायका ट्राइब। अब रायका ट्राइब क्यों न्यूज़ में है, ठीक है। अब न्यूज़ में है दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इतना जान लीजिए ये इंडिजीनियस हैं, मतलब हमारे ही देश के मतलब पास्चर मतलब जो चरवाहे नहीं होते हैं वो हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी, ये लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ऊँट की एक वैरायटी की मतलब ब्रीडिंग करने के लिए, है ना।
और उस वैरायटी का नाम है मारवाड़ी कैमल। काफ़ी मजबूत कैमल होते हैं दोस्तों वो लोग, है ना। ये कहाँ पे रहते हैं, जो जहाँ थोड़ा सूखा या सेमी एरिड रीजन जो होते हैं राजस्थान के, वहाँ पे मिलते हैं ये लोग, है ना। इनको रबारीज भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ब्रीडर्स हैं राजस्थानी इंडिजीनियस कैमल की ब्रीड के लिए, ठीक है, स्पेशली मारवाड़ी कैमल। बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, मारवाड़ी कैमल की ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, तो यही लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों क्रॉन्स डिसीज़। क्रॉन्स डिसीज़ क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि क्रॉन्स डिसीज़ की वजह से क्या है, इलोन मस्क की एक कंपनी है स्पेसएक्स, उसमें से एक एम्प्लॉय को निकाल दिया गया इस डिसीज़ के कारण, क्योंकि वो बार बार रेस्ट ले रहा था ना जाके। तो अब क्रॉन्स डिसीज़ आप जान लीजिए दोस्तों, जो आंतें होती हैं ना, जो हमारे पेट में एक बड़ी वाली आंत होती है इस तरह से, और बीच में जो छोटी छोटी आंत होती हैं, तो इनमें जगह जगह सूजन हो जाती है, दर्द होता है, सूज जाता है ना जगह जगह। इससे क्या है कि मतलब दर्द होता है, स्वेलिंग, इरिटेशन होने लग जाता है, मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इफेक्ट मतलब यही सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है या तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली कॉमन ये क्रॉन्स डिसीज मतलब इफेक्ट करता है, दर्द होता है, सूजन होता है, ठीक है। सिम्टम डायरिया मतलब बार बार लेटरिन जाना, पेट गड़बड़ होना, क्रैम्प हो जाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत तेज दर्द, और वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, ठीक है दोस्तों। उसका कोई नोन क्योर नहीं है, बस आप मतलब कुछ मतलब परहेज कर सकते हैं, या फिर कुछ मतलब अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर इसका कोई नोन क्योर नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यूपीएससी की न्यूज़ में कि अभी इनके चेयरमैन चेंज हुए हैं, और चेयरमैन कौन बने हैं, अजय कुमार, ठीक है, नए, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 14वें पार्ट नंबर 14 के आर्टिकल 315 से लेकर 323 में, बस इतना जान लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। आज़ादी के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जी करते हैं। टेन्योर कितने साल का होता है, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 10 अलग से मेंबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 12th करंट अफेयर, आयुर्वेद डे। आयुर्वेद डे दोस्तों पहले से मनाया जाता था, धनतेरस पे मनाया जाता था, पर अभी क्या है कि एक फिक्स डेट कर दिया गया है, ठीक है, 23 सितंबर। 23 सितंबर ही क्यों किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस दिन और जो रात होती है दोनों बराबर होती है, ठीक है। ऑफिशियली इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है आयुर्वेद डे, ठीक है। अब इसमें एक बात जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब आई थी, स्टैब्लिश हुई थी 2014 में। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। उसके बाद आता है 13वां करंट अफेयर। इसमें बस इतना जान लीजिए, एक साइक्लोन शक्ति अभी आएगा, मतलब आने की संभावना है, मतलब है ना, बे ऑफ बंगाल के पास, ठीक है। तो उसमें मतलब बांग्लादेश और इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन पर आने की संभावना है, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया है, श्रीलंका ने किया है, ठीक है दोस्तों। और 2 करंट अफेयर ध्यान रखिए, क्रेटा आइलैंड दोस्तों इसमें थोड़ा अर्थक्वेक आया है, मतलब ये सेंटर पॉइंट है, मतलब तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में। तो क्रेटा आइलैंड ग्रीस का सबसे बड़ा आइलैंड है, बस इतना ध्यान रखिए। ग्रीस के कैपिटल क्या है, एथेंस है। और एक पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये ध्यान रखिएगा, क्या पता ये वर्ड पूछ ले कि होता क्या है। पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब एक देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले डिप्लोमेट, मतलब जैसे कि मतलब डिप्लोमेट को बहुत सारी छूट होती है दोस्तों, कोई मतलब उनके ऊपर केस नहीं होता, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान का ही कोई एक डिप्लोमेट था जो कि मतलब भारत में रह के भारत की मतलब विरोध, मतलब समझ लो ना, षड्यंत्र टाइप का, या फिर घूम फिर के मतलब जो भी है, मतलब देश विरोधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, इसीलिए इंडिया ने उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब घोषित कर दिया गया, ठीक है। बस ठीक है दोस्तों, तो यही आज की करंट अफेयर है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अभी रेगुलर कंटिन्यूटी रखिए। आपको ऐसे करंट अफेयर, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा कि आपका आरओ, एनटीपीसी जो भी एग्जाम होंगे लाइन में, सब कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और आप जब देखेंगे कि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप मुझे बोलोगे, और बाद में हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हमारे मतलब करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।